हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी का पेपर, जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये पेपर सेकंड है, इसके अंदर टोटल 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर में कोर्स जोलॉजी वाला पोर्शन आता है, सेकेंड पेपर में थोड़ा एनालिटिकल पार्ट आता है जिससे सेल बायोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए के बारे में क्वेश्चन है। मैसेंजर आरएनए, पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। नॉन कोडिंग रीजन वन इज रिच इन ए एंड यू। कोई नॉन कोडिंग रिच रीजन है फर्स्ट वाला, दैट इज रिच इन एडेनिन एंड यूरेसिल। इसको देखते हैं अभी। नॉन कोडिंग रीजन 2 हैज 50 to 150 न्यूक्लियोटाइड। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस बारे में पूछना चाह रहे हैं। नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट जो है दैट इज मे बी 5 प्राइम रीजन। तो 5 प्राइम रीजन में हमें पता है क्या होता है, 5 प्राइम केप प्रेजेंट होती हैं और उसमें यूरेसिल और एडेनिन रिच सीक्वेंसेस होती हैं। और नॉन कोडिंग रीजन 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्राइम एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला जो एंड है वहां पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहती है। तो ये भी लगभग करेक्ट लग रहा है। मोस्ट ऑफ द आरएनए सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग क्लीवेज इन ओवम इज मैसेंजर आरएनए। ये भी करेक्ट है बिकॉज हमें पता है कि जब क्लीवेज होता है तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक फ्रॉग और इनमें जो इनका जो एम्ब्रियो होता है वो मेटरनल मैसेंजर आरएनए पे डिपेंडेंट रहता है। तो उस टाइम क्या होगा, मैसेंजर आरएनए ज़्यादा ट्रांसक्राइब्ड होगा, ज़्यादा फॉर्म होगा। तो ये भी करेक्ट है। इन बैक्टीरिया मैसेंजर आरएनए में भी शॉर्ट लिव। तो ये भी करेक्ट है बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर जो मैसेंजर आरएनए है वो कुछ शॉर्ट लिव्ड ही रहता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए ही रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो कुछ सेकेंड्स की ही रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एनवायरमेंटल चेंजेस जो भी हो रहे हैं उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो कर सके, उसके अगेंस्ट अडेप्ट हो सके। तो उसके लिए जो बैक्टीरियल मैसेंजर आरएनए है वो शॉर्ट लिव्ड रहता है। तो इसमें ये आंसर, ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं मुझे। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, ABCD। यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है, करेक्ट मैच। तो क्या हो जाएगा, चारों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। Next question is, in eukaryotes, which of the following elongation factor is required to deliver amino acid transfer RNA to the A site of the ribosome? तो कौन सा इलोंगेशन फैक्टर यहाँ पे वर्क करता है इन यूकेरियोट्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। तो हमें पता है जैसे अमाइनो एसाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है वो ट्रांसफर आरएनए पे अमाइनो एसिड को यहाँ पे रिक्रूट करवाता है, ऐड करता है अमाइनो एसिड को। देन जो ट्रांसफर आरएनए है वो राइबोसोम की ए साइट है, वहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पे ए साइट है, यहाँ पे पी साइट है और यहाँ पे ई साइट है। तो यहाँ पे रिक्रूट करवाया जाएगा ट्रांसफर आरएनए को और फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये रफली हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर्स की बात करें तो इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS होना चाहिए, ये इलोंगेशन फैक्टर TS एंड इलोंगेशन फैक्टर G। ये तीनों ही यूकेरियोट्स में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। यूकेरियोट्स में यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा ये प्रेजेंट रहता है, बाकी ये तीनों ही प्रोकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर्स हैं। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो इलोंगेशन फैक्टर TU जो है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए जो है उसको रिक्रूट करवाता है ए साइट पे, लेकिन इन द प्रोकैरियोट्स। और इसको चाहिए कुछ जीटीपी, इस काम को करने के लिए जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और इस जीटीपी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है इलोंगेशन फैक्टर TS। तो ये थर्मो अनस्टेबल और थर्मोस्टेबल इस तरह से इनको बोला जाता है। तो TS क्या करता है, यहाँ पे जीडीपी का सिंथेसिस करवाता है। ये एक वालिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है।
तो ये जीडीपी से जीटीपी का सिंथेसिस करवाएगा, और फिर ये जो इसको जो जीटीपी की रिक्वायरमेंट है टीयू वाले को, इलोंगेशन फैक्टर टीयू को, वो वो जो जीटीपी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाएगी इस वाले इलोंगेशन फैक्टर के थ्रू। तो ये दोनों ही कोऑपरेटिवली इस तरह से वर्क करते हैं। अगर हम बात करें इलोंगेशन फैक्टर जी की, तो ये वर्क करता है एज ए ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकॉन की तरह वर्क करता है, मतलब ट्रांस ट्रांसलोकेशन करवाता, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए आया उसको फिर यहाँ पे भेजने का काम करवाता है। जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए को रीड किया जाएगा, तो राइबोसोम यहाँ पे रीड करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ट्रांसलोकेट करवाने का काम करेगा इलोंगेशन फैक्टर जी। तो इस तरह इन्हीं की तरह जो वर्क करता है यूकैरियोट्स में, वो कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं। अगर टीयू के जैसे वर्क करता है यहाँ पे यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा या 1A भी बोला जाता है इसको, और टीएस की तरह वर्क करता है यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा या बी, और जी की तरह वर्क करता है यहाँ पे ट्रांसलोकॉन की तरह वर्क करता है यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि इलोंगेशन फैक्टर जी की तरह यूकैरियोट्स में कौन वर्क करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स में कौन से इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये पूरा एक प्रोटीन सिंथेसिस वाला पार्ट है, जिसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है और वर्क करता है 4 अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को डिलीवर करवाने का। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during replication of a bacterial chromosome, DNA synthesis start from a replication origin site and, तो जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया उसके बाद क्या होगा, तो आरएनए प्राइमर्स आर यूज्ड। आरएनए प्राइमर तो जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ उससे पहले ही यूज हो चुके थे, बिना आरएनए प्राइमर्स के तो रेप्लिकेशन स्टार्ट भी नहीं हो सकता। तो ये वैसे स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लग रहा है। इज फैसिलिटेटेड बाय टीलोमेरेज। टीलोमेरेजेस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते हैं, टीलोमेरेजेस मेनली यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो सुपर कॉइलिंग को रिजोल्व करने का काम करते हैं। तो ये भी नहीं होगा। मूव इन वन डायरेक्शन ऑफ द साइट, नहीं, हमेशा रेप्लिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनली होता है, चाहे वो यूकैरियोट्स की बात हो चाहे प्रोकैरियोट्स की बात हो, ऑलवेज रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। मूव इन बाई डायरेक्शनल वे, यस, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज जब बैक्टीरियल रेप्लिकेशन अगर स्टार्ट हो गया ओराई सी से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, ये ओराई सी वाले जो ये पार्ट है, सीक्वेंस है, वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद ये दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, इस तरफ भी इस तरफ भी। और बैक्टीरियल डीएनए क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है इस तरह से, तो ये इधर भी जाएगा और इधर भी। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the sigma factor of RNA polymerase enzyme takes part in which of these functions? तो सिग्मा फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और सिग्मा फैक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल रोल इन द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। और सिग्मा फैक्टर बेसिकली करता क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज की जो कोर एंजाइम जो होता है, दैट इज अल्फा 2 बीटा 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 डैश, और इसमें ओमेगा भी होता है कभी कभी, ये जो कोर एंजाइम सब यूनिट्स होती है उनके साथ में सिग्मा फैक्टर मिलके, सिग्मा फैक्टर प्लस कोर एंजाइम, ये दोनों मिलके बनाते हैं होलो एंजाइम, एंड दिस होलो एंजाइम फंक्शन एज ए आरएनए पॉलीमरेज। और सिग्मा फैक्टर का बेसिकली फंक्शन होता है कि ये जो स्टार्ट साइड होती है, इनिशिएशन साइट जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है, तो जहाँ से जैसे कि -10 और -35 जो कंसेसर सिक्वेंसेस होती हैं अपस्ट्रीम ऑफ द प्रोमोटर, उन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करवाने का काम करता है सिग्मा फैक्टर। -10 को हम यहाँ पे प्रिग्नो बॉक्स भी बोलते हैं, और काफी सारे वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि -10 में कौन सी सीक्वेंस होती है, TA इस तरह से सीक्वेंस होती हैं। और इसमें दूसरे वाले जो -35 हैं, इसके अंदर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहती हैं, दैट इज TTGACA, TTGACA। तो इस तरह से
ये कंसेसर सीक्वेंसेस हैं जिनको रिकॉग्नाइज करवाता है सिग्मा फैक्टर। और उसके बाद जैसे ही इनिशिएशन हो जाएगा, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये सिग्मा फैक्टर है वो वहां से रिलीज हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज खुद वहां से क्या करेगा, इलोंगेशन करना स्टार्ट करेगा। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग अभी। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइज एंजाइम मूवमेंट। एंजाइम का मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवाता है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर जब इनिशिएशन होने के बाद सिग्मा फैक्टर वहां से रिलीज हो जाएगा, उसके बाद भी मूवमेंट होता रहता है कोर एंजाइम के साथ में। तो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर खुद में ये एबिलिटी होती है कि वो मूव कर सकता है, उसको सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये तो रॉन्ग हो गया। रिकॉग्नाइज स्टार्ट सिग्नल ऑन डीएनए मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि ये जो स्टार्ट सिग्नल्स है उनको रिकॉग्नाइज करवाने का काम करता है सिग्मा फैक्टर। एसोसिएशन ऑफ कोर एंजाइम यूनिट, कोर एंजाइम यूनिट का एसोसिएशन नहीं करवाता, ये होलो एंजाइम का एसोसिएशन करवाता है। कोर एंजाइम में तो क्या अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा ये वाली सब यूनिट्स होती हैं। ये होलो एंजाइम को एसोसिएट करवाता है, होलो एंजाइम फॉर्म करवाता है, ना कि कोर एंजाइम यूनिट्स को फॉर्म करवाता। तो ये भी रॉन्ग हो गया एक तरह से। रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव साइट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, एक्टिव साइट आरएनए पॉलीमरेज की अलग होती है, ये तो सिर्फ रिकॉग्नाइज करवाने का काम करता है। तो यहाँ पे ये एक्टिव साइट में कोई इसका रोल नहीं होगा। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ये क्या करता है, मेनली इसका फंक्शन है दैट इज रिकॉग्नाइज द स्टार्ट सिग्नल्स। अगर सिग्मा फैक्टर्स की बात करें तो अलग अलग टाइप के सिग्मा फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग इसमें प्रोकैरियोट्स के अंदर। जो मेनली जो सबसे ज्यादा जो सिग्मा प्रेजेंट रहता है दैट इज सिग्मा 70। इसको हाउस कीपिंग जीन भी बोला जाता है, क्योंकि ये हर एक बैक्टीरिया, हर एक प्रोकैरियोट्स के अंदर मेनली मेजरली ये प्रेजेंट रहेगा। तो इसको हाउस कीपिंग जीन बोल दिया। हाउस कीपिंग जीन मीन्स मोस्ट ऑफ द जीन्स के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। इसके साथ साथ जैसे सिग्मा 32 है, ये हीट शॉक प्रोटीन्स जो होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट रहता है, हीट शॉक प्रोटीन का सिग्मा फैक्टर। और इसके अलावा सिग्मा 54 भी होता है। सिग्मा 54 ये मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करता है। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो ये। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के सिग्मा फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के और रेप्लिकेशन के बारे में बिल्कुल अच्छे से थॉरो नॉलेज होना चाहिए इसके रिलेटेड। तो हमारा ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। Next question is, in the lactose operon of the Escherichia coli, promoter is site where? तो लैक ओपेरोन कितना इंपॉर्टेंट है आपको आइडिया लग गया होगा कि हर एक एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन लैक ओपेरोन से रिलेटेड आते ही हैं। इसमें कल वाले वीडियो में भी हमने देखा था लैक ओपेरोन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, आज एक और क्वेश्चन अभी आया है। तो लैक ओपेरोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड आपको लैक ओपेरोन को पूरा अगर समझना है तो इसके रिलेटेड मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बना रखा है लैक ओपेरोन से रिलेटेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर देख लें, मैं यहाँ आई बटन पे उसको मेंशन कर दूंगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि लैक ओपेरोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और एक नहीं बल्कि 2-4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं इन द लैक ऑपेरॉन क्या प्रोमोटर क्या है। यहाँ पे ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज पूछी है, प्रोमोटर क्या है। उसमें मैंने कॉम्बिनेशन बना के कि ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है, लैक्टोज प्रेजेंट है या नहीं है, उस कंडीशन में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो उस तरह से कॉम्बिनेशन बना के काफी सारी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना। तो इसमें क्या होगा, प्रोमोटर इज द साइट वेयर। तो प्रोमोटर पे क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी अगर ओपेरोन है, या फिर ओपेरोन का मतलब क्या है कि जहाँ पे काफी सारे जीन्स मिलके काफी सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है वो एक ही रेगुलेटरी सब यूनिट से होना चाहिए। तो लैक ओपेरोन की बात करें तो यहाँ पे ये प्रोमोटर है। प्रोमोटर पे मेनली जो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएट करता है। और लैक ओपेरोन के अंदर जेड ए एंड जेड वाई एंड ए, इस तरह से 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और इन तीनों जीन्स का रेगुलेशन होता है एक ही रेगुलेटरी साइड से। और यहाँ पे इसके जस्ट पास में ऑपरेटर भी होता है, इसके अपस्ट्रीम में भी होता है, डाउन स्ट्रीम में भी होता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर पे हमें पता है कि रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंड होती है। तो इस तरह से ये जनरल सिनेरियो है लैक ऑपेरॉन का।
तो अब प्रोमोटर क्या है, गायरेज एंजाइम बाइंड टू डीएनए। गायरेज एंजाइम यहाँ कहाँ से आ जाएगा, गायरेज एंजाइम तो रेप्लिकेशन में वर्क करता है, ये तो ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। तो गायरेज एंजाइम क्या करता है, जब सुपर कोइलिंग हो जाती है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, तो उसको रिजोल्व करने का काम करता है। इसको यूकैरियोट्स के अंदर हम टोपोआइसोमेरेज भी बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डीएनए, यस दिस इज करेक्ट, बिकॉज ये जो डीएनए की सीक्वेंस है, यहाँ पे जहाँ पे प्रोमोटर है वहीं पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो रहा है, तो ये तो करेक्ट हो सकता है। आरएनए पॉलीमरेज कोड्स फॉर आरआरएनए, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज किसी को कोड नहीं कर सकता है, इवन आरएनए भी किसी को कोड नहीं करता है। कोडिंग तो कोडोन्स तो डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, और उसी से वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्म में। तो ये भी रॉन्ग हो गया। प्रोसेसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए टेक्स प्लेस, प्रोसेसिंग से रिलेटेड नहीं है ये, क्योंकि मैसेंजर आरएनए यहाँ बना ही नहीं है, अभी तो मैसेंजर आरएनए बनने का प्रोसेस चल रहा है, जहाँ जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और वहाँ पे ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं, प्रोमोटर, ऑपरेटर, एनहांसर, रिप्रेसर, इस तरह से। और ये जो प्रोसेसिंग है मैसेंजर आरएनए की, ये मेनली होती है यूकैरियोट्स के अंदर, जैसे स्प्लाइसिंग हो गया, पॉलीएडिनाइलेशन, 5 प्राइम कैपिंग, ये सब यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मेनली प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई स्प्लाइसिंग, मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। इसमें कुछ ग्रुप 1 ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग प्रेजेंट रहती है कुछ बैक्टीरिया के अंदर, अदरवाइज इसमें कोई भी ऐसा मैसेंजर आरएनए की पर्टिकुलर प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो गए, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिथाइलेशन ऑफ विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। तो methylation is a very important process for gene activation and transcriptional activation and inhibition as well as repression. So methylation generally occur in histone 3 protein at the lysine residue, and it either activate the expression. Methylated lysine residue can either activate or repress the transcription. So here different type of histone and lysine residues are given. Some location there is the activation, and in some location there is the repression of the ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर यहाँ पे H3 एंड K4 की बात करें, H3 एंड K36 की बात करें, तो ये मेनली प्रोमोटर की जो एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड जो जीन्स होते हैं, एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड रीजन होता है, उसके बिल्कुल नियर बाय ये प्रेजेंट होते हैं H3 वाला रीजन, तो H3K4 वाला रीजन। तो ये वाला जो है ये एक्टिवेशन करवाएगा, क्योंकि ये प्रोमोटर के नियर बाय प्रेजेंट रहता है, एक्टिवेट करवाता है जीन्स को, ये एसोसिएटेड होता है ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन के लिए। तो ये दोनों ही एकदम एक्टिव साइट प्रोमोटर के आसपास प्रेजेंट रहेंगे, और ये एक्टिवेशन और इलोंगेशन करवाएंगे जीन्स का। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो एक्टिवेशन के लिए एसोसिएटेड है ये सारे जीन्स। अगर H3K9 और H3B4 की बात करें, तो B4 जैसा ऐसा कोई भी नहीं है, ये मिसलीड किया हुआ है यहाँ पे मेनली लाइसिन रेजिड्यू जो K है, के को हम लाइसिन को K से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लाइसिन रेजिड्यू पे मेनली मिथाइलेशन होता है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया। H3K27 एंड H3K29 ये दोनों किससे रिलेटेड है, ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है उससे रिलेटेड है। और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन में मेनली ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिवेशन होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर। तो ये क्या करवाएंगे, इनहिबिट करवाएगा, ये रिप्रेशन का काम करेगा, रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन। H3K20 और H3K20 दे रखा है दोनों में, तो ये भी रिप्रेशन का ही काम करवाता है H3K20। मेनली ये हेटेरोक्रोमेटिन जीन साइलेंसिंग में वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मिथाइलेशन जिसमें जीन रेगुलेशन किस तरह से होता है लेक ओपेरॉन प्रोकैरियोट्स के अंदर, और मिथाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन, इस तरह से अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं जीन्स के अंदर। तो वो किस तरह से होता है ये भी आपको, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है फॉर अपकमिंग एग्जाम। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in bacteria the driving force for translocation of protein come from cytosolic ATPase known as। so बैक्टीरिया के अंदर
ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा साइटोसोलिक एटीपी यहाँ पे वर्क करता है और उसको क्या बोला जाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होता है उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें लाइक यहाँ पे सेक ए प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, सेक बी प्रोटीन इन्वॉल्व होगी और सेक डी प्रोटीन इन्वॉल्व होगी। तो ये तीनों ही डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स है। सेक ए का क्या काम होता है, सेक ए जो है ये एज ए साइटोसोलिक एटीपीएस की तरह वर्क करती है, ये एटीपीएस की तरह वर्क करेगी और एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द प्रोटीन। तो ये एस ई है सेक वाई ई जी, ट्रांसलोकोन, ट्रांसलोकोन जो होता है उसके साथ में एक ट्रांसलोकोन चैनल होता है मेम्ब्रेन के अंदर, तो वहां पे प्रोटीन को पुश करती है थ्रू दिस चैनल एंड बाय यूजिंग एटीपी डिपेंडेंट मैनर। तो ये जो सेक ए प्रोटीन है एटीपी का यूज करके सेक वाई ई जेड ट्रांसलोकोन से प्रोटीन को ट्रांसलोकेट करवाने का काम करती है। अगर सेक बी की बात करें, सेक बी एक चैपेरोन प्रोटीन है और चैपेरोन प्रोटीन क्या करवाती है, प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग या अनफोल्डिंग करवा के रखेगी। तो ये क्या करेगी, जब प्रोटीन ट्रांसलोकेट हो रही है तो प्री प्रोटीन जो है उसको ट्रांसलोकेशन के ड्यूरेशन में ट्रांसलोकेट करवाने के टाइम इसको क्या अनफोल्डेड फॉर्म में रखेगी। तो ये काम होता है सेक बी प्रोटीन का। तो ये क्या है, ये कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, एक चैपेरोन प्रोटीन है जो प्रोटीन को अनफोल्डेड फॉर्म में रख रही है। अगर सेक डी की बात करें तो ये जब यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हो जाता है उसके बाद में ट्रांसलोकेशन के टाइम, ये ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस होता है उसके टाइम ये वर्क करती है। लेटर टाइम में जब ये प्रोटीन पूरी ट्रांसलोकोन के पास पहुंच जाए उसके बाद ये वर्क करती है और मेम्ब्रेन के इंटीग्रेशन में, मेम्ब्रेन के साथ में जब वो प्रोटीन को इंटीग्रेट करवाने के लिए वर्क करती है और बाय यूजिंग प्रोटॉन पंप। तो ये मेनली प्रोटॉन पंप का यूज करती है, यहाँ पे कोई एटीपी का यूज नहीं करती है, ना ही ये खुद एटीपीएस है। तो दिस यूजिंग प्रोटॉन पंप। तो यहाँ पे अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आंसर क्या रहने वाला है। तो साइटोसोलिक एटीपीएस की तरह वर्क करता है सेक ए प्रोटीन। सेक बी नाम की ऐसी कोई प्रोटीन नहीं है, ये मिसलीड करने के लिए दिया हुआ है। सेक डी एंड सेक सी जो है ये यहाँ पे वर्क करते हैं, लेकिन इनका फंक्शन कुछ डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल प्रोटीन ट्रांसलोकेशन भी आपको पढ़ लेना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SAR1, SAR1, रैन एंड रैब आर। तो रैन एंड रैब, रैस, ये सारी रैस सुपर फैमिली स्मॉल जी प्रोटीन्स हैं, जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि रैन प्रोटीन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन के ट्रांसलोकेशन के लिए यूज आती है, रैब प्रोटीन जो वेसाइकल ट्रांसलोकेशन या वेसाइकल फॉर्मेशन के टाइम यूज आती है, वेसाइकल ट्रैफिकिंग, and RAN for nuclear protein translocation, nuclear protein translocation, and SAR1 is used as also for vesicle formation in like COP second vesicle formation where ER2 Golgi transport जब होता है। COP second क्या है, जहाँ पे ER2 Golgi में जो ट्रांसपोर्ट होता है उस टाइम ये वेसाइकल फॉर्मेशन का काम करती है। तो रैन, रैब, रेस ये सारी क्या है, एक स्मॉल जी प्रोटीन्स हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। CAMP एक साइक्लिक AMP क्या है, एक सेकेंडरी जो सिग्नलिंग कैस्केड में वर्क करता है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, लेकिन आप जितने भी स्मॉल जी प्रोटीन्स हैं उनके बारे में आपको उनके नाम, उनके नेम प्लस उनके फंक्शंस बिल्कुल पता होने चाहिए कि कौन कौन सी स्मॉल जी प्रोटीन्स हैं और लार्ज जी प्रोटीन्स हैं। जी प्रोटीन्स का एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन किस तरह से होता है, जब वो जीटीपी बाउंड फॉर्म में होते हैं तो जीटीपी बाउंड से जीडीपी में कौन कन्वर्ट करवाता है, लाइक यहाँ पे GAP का क्या फंक्शन होता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का क्या काम होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। GAP का फंक्शन और GEF का फंक्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आप, मैं जब बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसका आंसर दिया करो, इससे आपका
क्विक थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव होगा और आपको पता चलेगा कि किस तरह से, और वो चीज़ जब आप टाइप करके किसी को भेज रहे हो तो वो चीज़ आप कभी लाइफ में कभी भूल भी नहीं सकते। तो अगर आपको परमानेंटली ये सब चीज़ें याद रखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर किया करें। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। Next question is, what is the primary consequence of binding of a specific extracellular ligand to receptor protein tyrosine kinase? तो ये RTK रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में क्वेश्चन है। तो RTK की अगर बात करें रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की, तो ये मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है ये, जो इस तरह से मोनोमर फॉर्म में ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। और जैसे ही यहाँ पे इस तरह से ये प्रेजेंट रहती है, जैसे भी यहाँ पे कोई लिगेंड आके बाइंड होता है, लिगेंड में बेसिकली यहाँ पे इंसुलिन हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, या फिर कोई ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, या फिर कोई भी हार्मोन है, ग्रोथ फैक्टर है, या साइटोकाइंस भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ सारे एज ए लिगेंड की तरह वर्क करते हैं। तो जैसे ही यहाँ लिगेंड आके बाइंड होगा, इसको अलग कलर से अगर ड्रॉ करें तो जैसे लिगेंड आके बाइंड होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये जो रिसेप्टर है डाइमर फॉर्म में आ जाता है। पहले ये मोनोमर फॉर्म में था, अब ये आ जाएगा इस तरह से डायमेरिक फॉर्म में, ये इसके पास में आ जाता है, जिसकी वजह से इसके जो डाउन स्ट्रीम यहाँ पे जो साइटोसोलिक पार्ट है वहाँ पे कुछ टायरोसिन रेजिड्यूज प्रेजेंट रहते हैं। तो उनके अंदर वो क्लोजली आने की वजह से ऑटो फॉस्फोराइलेशन होने लग जाता है। तो यहाँ पे ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगा, इस वाले रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन, ये फॉस्फोराइलेट करेगा इसको और ये वाला करेगा इसको, तो ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पे। और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा, यहाँ पे नीचे वाला जो सिग्नलिंग कैस्केड है, डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग कैस्केड है, ये स्टार्ट हो जाएगा। अदर प्रोटीन यहाँ पे रेस लाइक प्रोटीन और अदर प्रोटीन्स यहाँ एक्टिवेट होगी। तो इस तरह से ये मेनली क्या होता है, इसका सिग्नलिंग पाथवे चलता है। ये मैंने रफली आपको बताया है, अगर आप और इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगी। तो इसमें अगर ऑप्शंस देखें तो रिसेप्टर डायमराइजेशन बिल्कुल हो रहा है इसमें। एक्टिवेशन ऑफ जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स यहाँ पे नहीं होती हैं, यहाँ पे कुछ स्मॉल जी प्रोटीन जैसे एक्टिवेट होगी, लेकिन ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। इसमें क्या पूछा है, प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस क्या होगी? तो प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस तो जैसे ही अगर लिगेंड की बाइंडिंग होगी और स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंड होगा तो यहाँ पे डायमराइजेशन होगा सबसे पहले। तो प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस तो डायमराइजेशन ही होना चाहिए। नर्व इम्पल्स जनरेशन यहाँ बिल्कुल ये इरिलेवेंट है, बिकॉज नर्व इम्पल्स के अंदर तो कुछ न्यूरो जनरेट होते हैं, वे साइकिल से निकलते हैं और एक नर्व दूसरे से नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है, वहाँ पे न्यूरॉन्स का ट्रांसफर होता है एंड सिग्नल का ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में। तो ये बिल्कुल नहीं है इसका आंसर। हार्मोन रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्शन, हार्मोन रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्शन मेनली जो साइटोसोलिक रिसेप्टर है या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर है, लाइक मेनली ये प्रेजेंट होता है स्टीरोइड हार्मोन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली, उनके अंदर हार्मोन रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्शन चलता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर प्लस आरटीके जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है, इस तरह से ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर है या फिर साइटोसोलिक रिसेप्टर है, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे रिलेटेड भी आप जो भी टॉपिक है वो आप एकदम क्लियर कर लें, उसको भी अच्छे से पढ़ लें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अनदर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है। अभी 10 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे, 10 आज क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। एक साथ में इसलिए डिस्कस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता तो इसको एडिटिंग के बाद दिक्कत आती है काफ़ी ज़्यादा, और वो बिल्कुल चिपकने लग जाता है बीच बीच में, तो उसमें आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो उससे अच्छा है हम शॉर्ट वीडियोज़ इससे डिस्कस करें। और हमारा मेन मोटिव इसके आंसर्स देखना नहीं है, मेन मोटिव है हमारा इन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड इन डेप्थ जितना भी नॉलेज है वो नॉलेज गेन करना, उसके रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना।
तो आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आएगी। और एमपीपीएससी एचपीएससी के लिए भी मैंने पूरे वीडियो सीरीज बना रखी है, जिसमें पूरे पेपर का डिस्कशन कर रखा है। 2025 और 2024 वाला जो पेपर है एमपी वाला, तो ये दोनों ही पेपर मैंने डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखे हैं तो वो सीरीज भी देख लें, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं रहते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा सारे क्वेश्चंस का। वहाँ लेवल थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सिंपल वाला हो सकता है, लेकिन वहाँ पे लेवल जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, इस वजह से। और एक्स्ट्रा नॉलेज भी जितना भी बताया है वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वो वीडियो सीरीज भी आप जरूर देखें, और ये वीडियो सीरीज भी आप पूरी कंप्लीट करें, तो इससे आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।